मोदी सरकार का यह मानना है कि सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को जिंदा रहने का हक है। मोदी सरकार के अनुसार हमें और आपको सांस लेने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी यह सवाल नहीं पूछता कि वो कंपनी घाटे में क्यों गई, उस कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम कर्जा क्यों हुआ, यह सवाल कोई नहीं पूछता। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, खासकर मेरी दलित भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, मजदूर भाइयों से विनती है कि एफसीआई को बेचने की तैयारी चल रही है। जो आज क्रूरतानाशाह सत्ता में बैठे हैं, ये भी लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये क्रूरतानाशाह 80 करोड़ किसानों की भावनाओं का अपमान करते हुए देश के अन्नदाता के खिलाफ 3 कानून बनाते हैं। हमारे धरणों के ऊपर उस परमात्मा की, उस रब की, उन गुरुजियों की इतनी कृपा है कि हमारे यहाँ पे आज तक कोई भी कोरोना का, किसी बीमारी का केस नहीं आया है, और गुरुजियों की कृपा आगे भी रहेगी तो यहाँ पे कोई केस आएगा भी नहीं। मंच पे बैठे हुए हमारे आदर और मान सम्मान के योग्य हमारे संत गुरु महाराज जी, मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम बड़े किसान नेता और पंडाल में बैठी हुई हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान, हमारे नौजवान, मंच पे मौजूद हमारी कई खापों के प्रधान, आप सबको हाथ जोड़ के और सिर झुका के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। आज गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती यहां पे मनाई जा रही है। मैं सिर्फ 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। सबसे पहली तो ये, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा कि गुरुजी का इस इलाके से भी बहुत गहरा नाता रहा है। जब गुरुजी की शहादत हुई थी और भाई जैता सिंह उनका शीश लेके जा रहे थे और उनके पीछे मुगलों की सेना लगी थी, तो जब भाई जैता सिंह सिंगू बॉर्डर के ही नजदीक के गांव, यहां से 5 से 7 किलोमीटर दूर गांव है जिसको आज बड़ खालसा नाम से जाना जाता है, उस समय उस गांव का नाम गढ़ी होता था। और ये बड़ खालसा गांव, जिसे पहले गढ़ी बोला जाता था, ये दैया खाप का ये गांव है। और उसी खाप के जो इस आंदोलन के प्रधान के तौर पे चुने गए थे, आदरणीय कृष्ण दैया जी भी हमारे बीच में हैं। तो जब भाई जैता सिंह उस गांव में पहुंचे थे और मुगलों की सेना उनके पीछे थी, तो उस समय 85 वर्ष के चौधरी कुशाल सिंह दैया ने जब सारी चीजें सुनी और समझी थी, तो उसके बाद चौधरी कुशाल सिंह दैया ने कहा था कि गुरुजी के शीश का मान सम्मान बहुत जरूरी है। इस मान सम्मान से बड़ी और कोई चीज नहीं है। तो चौधरी कुशाल सिंह दैया ने अपने बड़े बेटे को बुलाया। उस समय और आज भी अगर आप देखेंगे तो पंजाब में जहां पगड़ी की परंपरा है, तो हमारे बुजुर्ग यहां पे खंडका बांधते हैं, और उस समय यहां के लोग भी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे। तो चौधरी कुशाल सिंह दैया ने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि मेरा शीश काट दिया जाए। उनके बड़े बेटे ने तलवार से अपने पिता चौधरी कुशाल सिंह दैया के शीश को काट दिया और उस शीश को मुगलों की सेना को सौंप दिया और यह कहा कि यह गुरुजी का शीश है। सत श्री अकाल। उसके बाद जब मुगलों की सेना वापस चली गई, तो भाई जैता सिंह जो गुरुजी का शीश था उसको आगे लेके गए थे और आनंदपुर साहिब पहुंचे थे। तो इस इलाके का जिस गांव को बड़ खालसा नाम से जाना जाता है, उस गांव के भी कुछ प्रतिनिधि अभी हमारे बीच में आने वाले हैं। यदि आप यहां से पीछे जाओगे
चंडीगढ़ जाते वक्त बाईं तरफ वहां पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो मेरा आप सभी से यह हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन भी है कि समय निकाल के यहां से 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी पड़ेगा, तो जो मेन रोड पे उनका बाईं तरफ म्यूजियम है, तो आप उस म्यूजियम में भी जरूर जाके आइएगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान नेताओं का, और जो हमारे इलाके के, जो हमारे पूरे समाज के, इस किसान समाज के जो संत महात्मा है, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और वो धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आंदोलन तो निश्चित तौर पे जीतेंगे ही, अपनी दोनों मांगों को पूरा करवाएंगे ही। यह सरकार चाहे कितने हथकंडे अपना ले, यह सरकार चाहे कितनी साजिश रच ले, लेकिन आंदोलन हम निश्चित तौर पे जीतेंगे, दोनों मांगों को निश्चित तौर पे पूरा कराएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उन दोनों मांगों को पूरा कराने से पहले ही आंदोलन में हम एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर चुके हैं। और यह जीत है कि जो हमारा सैकड़ों सालों से, जो कई दशकों से इन राजनेताओं ने जो हमारा भाईचारा बिगाड़ दिया था, वो हमारा भाईचारा दोबारा से कायम हो गया है। और इस भाईचारा कायम होने के बाद ही सभी राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। अब देखिए, आंदोलन की शुरुआत से 26 नवंबर से देखिए, इसी मंच पे रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम जी की जयंती मनाई जाती है। इसी मंच से सभी देवी देवताओं का, गुरुजियों का, सभी का पर्व मनाया जाता है। इसी मंच पे जब रमजान की शुरुआत हुई थी, तो हमारे मुस्लिम भाई जो आंदोलन में पूरा सहयोग समर्थन कर रहे हैं, तो इसी मंच पे सभी किसान नेताओं की मौजूदगी में उनका रोजा खुलवाया गया था। तो इस आंदोलन ने जो कई दशकों से हमारा भाईचारा बिगड़ा हुआ था, कभी पानी के नाम पे, कभी जमीन के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, जो हमारा भाईचारा बिगाड़ रखा था इस गंदी राजनीति ने, इस आंदोलन ने उस भाईचारे को दोबारा कायम करने का काम किया है। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। साथियों, आप एक बात और देखिए, जो गुरुजी ने उस समय शहादत दी थी, वो शहादत उन लोगों के खिलाफ लड़ते हुए दी थी जो लोगों के ऊपर धर्म और जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे थे। ऐसे क्रूर तानाशाहों के खिलाफ लड़ते हुए गुरुजी ने शहादत दी थी। और आज भी देखिए, वही समय आ गया, वही वक्त आ गया है। जो आज क्रूर तानाशाह सत्ता में बैठे हैं, ये भी लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। ये क्रूर तानाशाह 80 करोड़ किसानों की भावनाओं का अपमान करते हुए देश के अन्नदाता के खिलाफ 3 कानून बनाते हैं। 350 किसानों ने जो शहादत दी है, उस शहादत का मजाक उड़ाते हैं क्रूर तानाशाह। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिस तरीके से उस समय गुरुजी ने अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी, आज वही वक्त दोबारा आ गया है। और जो हम सारे के सारे गुरुजी के सिपाही हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने वाले उनके अनुयायी हैं, तो आज वो दोबारा से वक्त आ गया है कि क्रूर तानाशाहों के खिलाफ लड़ते हुए यदि हमें अपनी शहादत भी देनी पड़े, अपना शीश भी कलम कराना पड़े, तो हमें एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताओं बहनों को तैयार रहना होगा। वही वक्त साथियों दोबारा आ गया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे किसान भाइयों, जो आज ये लड़ाई आप लोगों के नेतृत्व में लड़ी जा रही है, जो मंच पे बैठे हैं, ये सभी नेता आपके नुमाइंदे हैं। जो आपके नेतृत्व में जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, जो हमारे किसान भाई पंडाल में बैठे हैं, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सच्चाई बनाम झूठ, ये लड़ाई न्याय बनाम अन्याय, ये लड़ाई सत्य बनाम असत्य की लड़ाई है। ये लड़ाई देश को बचाने वाले किसानों, जवानों, नौजवानों बनाम देश को बेचने वाले राजनेताओं और
और पूंजीपति घरानों की लड़ाई है। आज जो अपना ये किसान समाज लड़ाई लड़ रहा है, ये सच के रास्ते पे है, ये सत्य के रास्ते पे है, ये न्याय के रास्ते पे है। मेरे बुजुर्गों, मेरे किसान भाइयों, इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिएगा, इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्य को कुछ समय के लिए परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। तो जो अपना समाज आज ये सत्य के रास्ते पे चल रहा है, ये समाज कभी पराजित नहीं होगा। इस समाज की निश्चित तौर पे जीत होगी और उन क्रूर तानाशाहों की निश्चित तौर पे हार होगी। गुजरिया काल। साथियों, एक छोटी सी और अंतिम बात और कहना चाहता हूं। आज एक अलग अलग तरह की साजिशें रची जा रही हैं आंदोलन के खिलाफ। कभी हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि हमने ऑक्सीजन ट्रक रोक दिए, कभी यह झूठा आरोप लगाया जाता है कि हमने कोरोना फैला दिया। लेकिन सैकड़ों वीडियो फेसबुक पे चल रही है कि किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, चाहे कितने भी बड़े काम में लगे हुए हो, जब भी उन्होंने कोई ट्रक देखा ऑक्सीजन का, तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने खुद अपनी जिम्मेदारी मान के रास्ते खाली कराए और छोटे रास्तों से उन ट्रकों को निकलवाया। हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता पास के अस्पतालों में लंगर लेके जा रहे हैं, वहां पे खाना लेके जा रहे हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए डॉक्टरों की टीम है, वो डॉक्टरों की टीम अपने सभी संसाधन लगा के ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम करने में लगी हुई है। मेरे भाइयों, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो भी ये बीमारी है, वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगे क्या बीमारी है क्या नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि हमारे धरणों के ऊपर उस परमात्मा की, उस रब की, उन गुरुजियों की इतनी कृपा है कि हमारे यहाँ पे आज तक कोई भी कोरोना का, किसी बीमारी का केस नहीं आया है। और गुरुजियों की कृपा आगे भी रहेगी तो यहाँ पे कोई केस आएगा भी नहीं। सत श्री अकाल। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, जो ये सरकार बार बार पूछती है कि कानूनों में काला क्या है, ये कानूनों को बहुत अच्छा बताते हैं सरकार के लोग, तो उनको सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं। अब देखिए, जितने भी ये ऑक्सीजन प्लांट थे, ये सारे प्राइवेट कंपनियों के पास थे, प्राइवेट लोगों के पास थे। इसीलिए जब जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई, ऑक्सीजन की जमाखोरी की गई। ऑक्सीजन तो वो चीज है जिसके ऊपर हर जीव जंतु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का अधिकार है। उस ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी की गई, उसकी भी जमाखोरी की गई। और अब आखिर में आके सरकार ने क्या निर्णय लिया मेरे भाइयों? सरकार ने कहा कि सभी ऑक्सीजन प्लांटों का कब्जा सरकार अपने अंडर में लेती है। यही बात तो हम पहले दिन से सरकार को समझा रहे हैं कि यदि ये सरकारी मंडी खत्म कर दी, यदि ये सरकारी खरीद खत्म कर दी, यदि सरकारी गोदाम खत्म हो गए, यदि एफसीआई खत्म कर दी, तो जिस तरीके से आज ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, ठीक इसी तरीके से 2 से 3 साल बाद मेरे भाइयों, अनाज के लिए, गेहूं और चावल के लिए हमारी देश की जनता को दर दर भटकना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो अनाज है, जो मंडियां हैं, वो कभी भी प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का, कॉर्पोरेट घरानों का सिर्फ एक एजेंडा होता है, और वो होता है साम दाम दंड भेद लगा के अपने पैसे कमाना। ये बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने आम आदमी का, आम मनुष्य का, किसान का, जवान का, नौजवान का खून चूस के अपने घरों को भरने का काम करते हैं। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से यह बात कह रहा है
कि मंडियों का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन 3 कानूनों के खिलाफ हम सब लोग लड़ रहे हैं। और मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, बहुत सारे वक्ताओं को अभी बोलना है, तो मैं सिर्फ अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि जो ये 3 काले कानून हैं, इन कानूनों से हमारा किसान भाई 5 दिन के बाद मरेगा, लेकिन पहले दिन तो हमारे दलित और मजदूर भाई मरेंगे जिनको पीडीएस सिस्टम के माध्यम से 2 रुपए किलो अनाज मुहैया करवाया जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि यह सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो दिन में 3 वक्त का खाना खाता है। यह मनुष्यों से भी आगे बढ़ के यह पशु और पक्षियों की भी लड़ाई है, क्योंकि खाने के ऊपर उनका भी अधिकार है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सत्ता में आए थे, तो उस समय एफसीआई के ऊपर कर्जा मात्र 91,000 करोड़ रुपए का था। मेरे भाइयों, मात्र 91,000 करोड़ रुपए का। वो संस्था बने हुए 50 साल हो गए थे। 50 सालों में उस संस्था के ऊपर कर्जा हुआ मात्र 91,000 करोड़ रुपए का। लेकिन जब से ये सरकार सत्ता में आई 2014 में, तो उसके बाद से लेकर आज तक एफसीआई के ऊपर कर्जा 91,000 करोड़ रुपए से बढ़ के जनवरी 2021 में 4,09,000 करोड़ रुपए हो गया। क्यों हुआ मेरे भाइयों? क्योंकि 2016 के बाद से बजट में दी जाने वाली खाने की सब्सिडी मोदी सरकार ने बंद करवा दी, क्योंकि मोदी सरकार का यह मानना है कि सिर्फ कॉरपोरेट घरानों को जिंदा रहने का हक है। मोदी सरकार के अनुसार हमें और आपको सांस लेने का भी कोई हक नहीं है। तो मेरे भाइयों, जो एफसीआई किसानों से खरीद करके हमारे गरीब भाइयों को, मजदूर भाइयों को, दलित भाइयों को जो मुहैया कराती है, उस एफसीआई के ऊपर कर्जा कई गुना बढ़ गया है। और अब एक बात ध्यान रखिए कि ये बीजेपी के नेता बार बार क्रोनोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें भी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। ये पहले किसी भी कंपनी के ऊपर बहुत भारी भरकम कर्जा दिखाते हैं, उस कंपनी को घाटे में दिखाते हैं, और उसके बाद सरकार उस कंपनी को उठा के बेच देती है। और हमारे भोले भाई क्या कहते हैं कि भाई सरकार तो ठीक कह रही है, कंपनी बहुत घाटे में, कंपनी बहुत कर्जे में, चलो इसको बेच दिया जाए। लेकिन कोई भी आदमी ये सवाल नहीं पूछता कि वो कंपनी घाटे में क्यों गई, उस कंपनी के ऊपर इतना भारी भरकम कर्जा क्यों हुआ, यह सवाल कोई नहीं पूछता। तो मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, खासकर मेरी दलित भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, मजदूर भाइयों से विनती है कि एफसीआई को बेचने की तैयारी चल रही है। तो इसीलिए सभी वो लोग जो अन्न खाते हैं, आज वो एकजुट हो जाएं, आज वो इकट्ठा हो जाएं, और जो ये देश को बचाने की लड़ाई जो चल रही है, इस देश को बचाने की लड़ाई में अपना भी योगदान दें, अपनी भी आहुति दें। और जब आज हम समाज के लिए लड़ेंगे और जरूरत पड़ने पर समाज के लिए अपनी कुर्बानी भी देंगे, तो वही हमारे गुरुजियों को, महात्माओं को, देवी देवताओं को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर हम सब लोग चले, और जरूरत पड़ने पे उनकी तरह अपना शीश भी कलम कराने को हम तैयार हो जाएं। सत श्री अकाल। अंत में कुछ नारे लगा दीजिए। सभी साथियों के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। नारे लगाते समय पूरे जोश से नारे लगाइएगा। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, जो बोले सो निहाल,
बहुत बहुत धन्यवाद। समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, उसके लिए संचालक महोदय से माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं।